हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 50 MCQ देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यह जो जितने भी प्रश्न हैं यह सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों, यह बिहार पुलिस, बिहार SSC और जो बिहार BPSC 3.0 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग जुड़ जाइए और इसका PDF लेकर अब आप अपना तैयारी पुख्ता कीजिए। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार यह एग्जाम में पूछता है। और यह VVI इसको लगा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि जालियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है क्योंकि यह अमृतसर में ही हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जालियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की गई, जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। और दोस्तों, आपसे पूछेगा कि यह जालियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में जो हो रहा था किसके विरोध में हो रहा था। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में लोग वहां इकट्ठा हुए थे। ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों, ये बार बार पूछता है। उस समय अमृतसर में लागू मार्शल लॉ को सख्ती से लागू करने के लिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। चलिए दूसरा देखते हैं प्रश्न कि चौरी चौरी घटना असहयोग आंदोलन के दौरान संबंधित है। तो चौरी चौरा कांड या भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाया जाना, जो कहाँ जलाया गया था, गोरखपुर में जलाया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, कहीं कहीं आपको लिखेगा 5 फरवरी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, 4 फरवरी या 5 फरवरी को असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया। इसमें 22 कार्यकर्ता और 3 नागरिक मारे गए थे। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई भी जो आंदोलन हो वह अहिंसा रूप से हो, हिंसात्मक रूप से नहीं हो, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया। तो 1922 में कर दिया गया था। और क्यों कर दिया गया, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कर दिया गया। तीसरा प्रश्न है कि 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि कब हुआ था। तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ था। और इसकी शुरुआत एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय सेनाओं के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। और कभी कभी आपसे पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक की है, बाल गंगाधर तिलक की है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही गढ़ा था। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, ठीक है। चलिए 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। और कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया। और इसके बाद यह दिवस कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ
तो उस दिन भी झंडा फहराया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र इसी दिन रखा गया और 26 जनवरी को भारत एक गणतांत्रिक देश बना था 1985 में, इसलिए यहाँ भी झंडा उत्तोलन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के द्वारा दांडी समुद्र तट तक नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, कब किया गया? तो यह किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया गया था। चलिए इसके एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती जिले में अपने आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कितने अनुयायियों के साथ भाग लिए थे, तो 78 अनुयायियों के साथ मार्च शुरू किया था और दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिनों में पूरी की थी, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। और 6 अप्रैल 1930 को अरब सागर के तटीय शहर दांडी पर नमक कानून तोड़ दिया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए एक क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? तो सविनय अवज्ञा का आंदोलन, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए और हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, छुआछूत त्याग देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा सभी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, महिलाएं स्वयं शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना दे, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए। यह सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक क्या रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है कि लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? तो यह किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को किया गया था। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी और 12 नवंबर 1930 को महामहिम जॉर्ज पंचम ने लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसकी उद्घाटन किया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भारत की तरफ से भीमराव अम्बेडकर ने इसमें भाग लिया था और ब्रिटेन की तरफ से रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, या बीपीएससी ट्री 2.0 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। इसे दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता भी कहा जाता है या कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था या कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय का यह कथन है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि 1928 में जब साइमन का मिशन लाहौर पहुंचा तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इससे नाराज अंग्रेजी सिपाहियों ने लाला लाजपत राय समेत सभी क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई और उसी दौरान उन्हें दहाड़ते हुए कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और दोस्तों इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि जब साइमन कमीशन का गठन जब 1927 में किया गया था और भारत या 1928 में आया तो इसमें से जो अंग्रेजों की संख्या थी 7 थी और सातों के सातों इसमें अंग्रेज ही थे, भारतीयों को नहीं रखा गया था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। इसको श्वेत कमीशन के नाम से, व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केसरी लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया था। केसरी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया था। उन्होंने 2 समाचार पत्र, केसरी मराठा भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में शुरू किया था और लोकमान्य तिलक के द्वारा ही गणपति महोत्सव 1893 में शुरू किया गया और शिवाजी महोत्सव 1895 में शुरू किया गया था। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना
लोकमान्य तिलक के द्वारा ही शुरू किया गया था और एनी बेसेंट के द्वारा, दोनों याद रखिएगा, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी। और तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, राइट आंसर। और राजकुमार शुक्ल के आमंत्रित करने पर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 ईस्वी से चंपारण से किया था और यह तीन कठिया कानून के विरुद्ध में इसका शुरुआत किया गया था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। चंपारण में समृद्ध किसान राजकुमार शुक्ल इस शोषण के विरुद्ध उठकर खड़े हुए थे और इसके लिए अंग्रेज उन्हें कई बार तरह से प्रताड़ित किया था। वे चाहते थे कि गांधी जी यहां आकर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़े। दोस्तों इसमें एक और याद रखिएगा, 3 कठिया जो था ना, यह 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा पर नील की खेती करना होता था, 3 कट्ठा पर नील की खेती करना होता था। और दोस्तों इसी के विरुद्ध में महात्मा गांधी वहां गए थे। और दोस्तों एक बात इसमें और याद रखिएगा, जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह करने गए थे तो इनका विरोध कौन किया था? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है। एएनजी रंगा के द्वारा इनका विरोध किया गया था, एएनजी रंगा के द्वारा इनका विरोध किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा की गई थी। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। अनुशीलन समिति का अर्थ होता है कि स्व संस्कृति संघ, और सन्याल को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे वरिष्ठ नेता माना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास हो जाएंगे। और यहीं पर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे हो जाएंगे, एमजी रनाडे हो जाएंगे, एमजी रनाडे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास के चेले थे। ठीक है, यानी चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की स्थापना की थी। उन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम दिया और प्रसिद्ध नारा दिया था, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो। और उनकी आत्मकथा है द इंडियन स्ट्रगल। चलिए नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत यानी मित्र मेल, इसका पहले नाम था मित्र मेल, इसकी स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनय दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1904 में नासिक में की थी। इनका प्रारंभिक नाम जो था मित्र मेल था और इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में हुई थी। फिर बाद में इसका नाम बदलकर 1904 में क्या कर दिया गया था? अभिनव भारत कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 दिसंबर 1912 ईस्वी दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले के पीछे किसका दिमाग था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस का, रास बिहारी बोस का। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि रास बिहारी बोस ने 1912 ईस्वी में दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, परंतु वह बच गया और इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया, जिसके कारण इस घटना का नाम दिल्ली षड्यंत्र केस पड़ा। और इस षड्यंत्र के तहत अवध बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास और अमीर चंद्र दोषी पाए गए और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1924 ईस्वी में वाईकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो वाईकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केपी केशव मेनन के द्वारा किया गया था, केपी केशव मेनन के द्वारा किया गया था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि केपी केशव मेनन वर्ष 1924 ईस्वी में केरल के वाईकॉम सत्याग्रह के नेता थे। उनकी मांग थी कि अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा भी इसका किया गया था और नेतृत्व किया गया था। और इसका जो कब किया गया?
तो 1919 से 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व हुआ था। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, चलिए, खिलाफत आंदोलन 1924 तक चला था, जिसे खलीफा आंदोलन या भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था और 1920 के दशक के मध्य तक खिलाफत नेताओं ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से हाथ मिला लिया। तो इसमें जिसका क्वेश्चन था आपका कि नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्व करता थे शौकत अली। क्या है? शौकत अली। तो इसमें से शौकत अली है सर सैयद अहमद खां, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो अलीपुर बम कांड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जतिन दास। अलीपुर बम कांड में शामिल कौन थे? जतिन दास थे। चलिए, अगला प्रश्न है कि अलीपुर बम मामले की साजिश वर्ष 1908 ईस्वी में हुई थी, जिसे मनिक टोला बम षड्यंत्र या मुरारीपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अरबिंदो घोष अलीपुर बम कांड में शामिल थे और श्री अरबिंदो को संगठन से जुड़े कई बम आरोपों के बाद एक सार्वजनिक स्टूडियो में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जहां उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा था। चलिए, अगला प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े हुए थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे ना, या काकोरी षड्यंत्र के नायक थे, हीरो थे। ठीक है, याद रखिएगा, काकोरी षड्यंत्र के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। और राम प्रसाद बिस्मिल प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जो ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। यह राजनीतिक डकैती थी और यह घटना छोटे से शहर काकोरी में हुई थी। और लखनऊ सहारनपुर लखनऊ ट्रेन को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह ने लूट लिया था। इसी कारण इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें गरम दल और नरम दल नामक दो भागों में या दो दलों में बट गया। इसी को सूरत विभाजन भी कहते हैं और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। चलिए, अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 दिसंबर 1920 को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 31 दिसंबर 1920 को हुआ था। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करना। मैकडोनाल्ड अवार्ड के प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा, क्योंकि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी, अछूत आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए ये अवार्ड दिया गया और गांधी जी ने इसका विरोध किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? यानी जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो इसका कारण क्या था? तो ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण था और युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी कारण था, इसलिए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का आह्वान किया और वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली थे।
और इसके बारे में देख लेते हैं कि यह आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रधानमंत्री आज़ादी के समय क्लीमेंट एटली हो जाएंगे और यह 1935 से 55 तक लेबर पार्टी के नेता थे। तो ये पूछता है कि किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो लेबर पार्टी से। और 1945 से लेकर 1951 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। अगला प्रश्न है कि बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा जो स्थापना की गई थी संस्था का, उसका नाम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 ईस्वी को कलकत्ता के एक बैरिस्टर प्राणनाथ मित्रा के द्वारा, जो वहीं आपको कहीं कहीं पी मित्रा मिलता है, पी मित्रा के द्वारा की गई थी। इसका नेतृत्व श्री अरविंदो घोष के छोटे भाई वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1938 ईस्वी में एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया था। तो राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन 1938 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, आयोजन किया था। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास 1938 में ही किया गया था। उस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया था। और लेकिन आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय योजना समिति 1938 के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन शुरू कौन किया था, तो सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न है कि पुणे समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी। तो पूना समझौता की जो प्रमुख व्यवस्था थी, इसका ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में से स्थान सुरक्षित रखे। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी समान स्थानों में से लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे और दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इस सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए केवल 71 सीटें निर्धारित की गई थी, जबकि पूना समझौता के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई थी। इस समझौते के तहत विभिन्न प्रांतों में दलितों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए होम रूल का तात्पर्य है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी देश का शासन वहां के अस्थायी नागरिकों के द्वारा ही चलाया जाता है। और अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किया और एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था कि इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, शक के आधार पर। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि यह 19 मार्च 1919 को लाया गया यह क्रिया और सरकारी दमन, इस एक्ट के विरुद्ध सभी भारतीय एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने इसे काले बिल का नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। तो हो जाएगा सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकारी वैतनिक और अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग करना और उपयुक्त सभी कार्यक्रम। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और विदेशी माल का बहिष्कार ये तो जान गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस घटना से खीन होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी या 4 फरवरी जो भी रहे 1922 ईस्वी को यह घटना हुई थी चौरा चौरी। इसी कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन यह भारत फरवरी 1928 में पहुंचा था। और इस आयोग को इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। पहली बार यह फरवरी मार्च 1928 में भारत आया था, जबकि दूसरी बार वह 1928 में अक्टूबर में आया था। और साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और यह रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट
वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। वैलेंटाइन सिरोल एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार थे। उन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की उपाधि दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां ही की है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट, भीख मांगने वाली संस्था की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक या एक्ट के विरुद्ध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जन सुरक्षा विधेयक। जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में, जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में। इसमें हो जाएगा क्रांतिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध कर रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगाई गई थी। और पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। इसी के विरोध में क्या हुआ? दोनों बिल का मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था मार्च 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आंदोलन सन 1919 से 24 ईस्वी तक चला था। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था, वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। सन 1919 ईस्वी में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था 1923 ईस्वी में। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने लंदन में कर्जन वायली की हत्या की थी? तो कर्जन वायली की हत्या मदन लाल धिंगड़ा के द्वारा किया गया था। मदन लाल धिंगड़ा के द्वारा किया गया था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि मदन लाल धिंगड़ा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अप्रीतम क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1909 में विलियम कर्जन वायली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किस जगह पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी 1913 ईस्वी में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। सोहन सिंह भाखना बार बार यह क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का प्रमुख कौन था? तो चटगांव में जो हुआ था इसके हीरो थे सूर्यसेन थे। सूर्यसेन थे। बंगाल के चटगांव में सूर्यसेन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का सफल नेतृत्व किया था। और चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का कारण था लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था और यह व्यापक आंदोलन जो था जो 6 साल तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, जिसके परिणाम स्वरूप गाड़ी पर सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय JB कृपलानी, जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे। चलिए, माउंटबेटन योजना के में भारत के विभाजन का उल्लेख किया गया था और इसे 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था। इसे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सामने रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान नामक 2
स्वतंत्र प्रभुत्व की स्थापना हुई। विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य देववी कृपलानी थे। उन्होंने 1946 से 47 के दौरान भारत की अंतरिम सरकार और भारत की संविधान सभा में भी कार्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी थे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के बचपन का नाम जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय था। अपनी बहादुरी से एक बाघ को मारने के कारण यह बाघा जतीन कहलाते थे। यह युगांतर पार्टी के प्रमुख नेता थे। उस समय युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारी आक्रामकों का प्रमुख संगठन हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा HRA की स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का कानपुर में गठन हुआ था। बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास आदि प्रांतों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। यह एक क्रांतिकारी दल था। इसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी ने भाग लिया और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगवती चरण आदि इसके युवा क्रांतिकारी सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस में। कब दिया गया? तो 1931 में लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सिल्वर जेल अंडमान भेज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु मानते थे? तो राजनीतिक गुरु मेजनी को मानते थे। लाला लाजपत राय इटली के क्रांतिकारी मेजनी के जीवन वृत्ति को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और मेजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ द मैन को उर्दू में अनुवाद भी किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और ऐसा ही वीडियो आप लोग के सामने प्रतिदिन आते रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।